नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से साइंस की क्लास प्रोवाइड करा रहे थे। बीच में कुछ कारणवश आपको उपलब्ध नहीं करा सके। उसी कड़ी में आज हम आपको एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से अधिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले आज जो हम अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है मानव शरीर। मानव शरीर सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा शरीर है वो विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ है। इसमें विभिन्न प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। हमने आपको सबसे पहले यही बताया था कि जो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी व सूक्ष्म जो इकाई होती है वो कोशिका होती है। हमने ये भी बताया था प्रत्येक जीव, प्रत्येक जंतु, प्रत्येक मानव के शरीर की जो न्यूनतम इकाई है वो कोशिका होती है। उसी श्रृंखला में आज हम मानव शरीर के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि हमारा जब मानव शरीर बनकर तैयार हुआ, इस शरीर में कितने प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। तो उस तंत्रों में आज हम सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। यह जो तंत्रिका तंत्र है ये हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। यदि व्यक्ति के शरीर में ये नर्वस सिस्टम उपस्थित ना होता तो मानव शरीर किसी काम का ना होता या कार्य करने के लायक नहीं होता। तो इसी में देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र क्या है। तो तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जो बाह्य उद्दीपनों को, तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जो बाह्य उद्दीपनों को हमारे शरीर में, बाह्य उद्दीपनों को हमारे शरीर में एहसास करवाता है, एहसास करवाता है तथा उसके परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया करता है, तथा उसके परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है। कहने का तात्पर्य तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जो बाह्य उद्दीपनों को हमारे शरीर में एहसास करवाता है और उस एहसास होने के पश्चात हमारी कोई प्रतिक्रिया होती है। ऐसा तंत्र जो भी कार्य करता है वह तंत्रिका तंत्र कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन आता है, इस तंत्रिका तंत्र से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या होती है। तो हम यहाँ पर नोट पॉइंट करके देख लेंगे। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक या क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और ये पूछा जाता है कि जो तंत्रिका तंत्र की है वो कार्यात्मक इकाई क्या होती है। जो कार्यात्मक इकाई है उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो तंत्रिका तंत्र होता है, इसके जो ऊपरी पार्ट में जो उंगली सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं उन संरचनाओं को हम न्यूरॉन कहते हैं। या घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि किस प्रमुख अंग को सूचना प्रसारण तंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किस तंत्र को सूचना प्रसारण तंत्र कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? तंत्रिका तंत्र। हम जो हमारा नर्वस सिस्टम है या तंत्रिका तंत्र है, इसको हम
सूचना प्रसारण तंत्र भी कहते हैं। अब इसकी बात हम देखेंगे, जो इतनी चीज हमारी बात आई, क्रियात्मक इकाई क्या है, न्यूरॉन है, सूचना प्रसारण अंग कौन सा है या तंत्र कौन सा है, तो हमारा कौन सा है, तंत्रिका तंत्र है। और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है या क्या होता है, हमने पहले बताया, जो हमारे बाह्य उद्दीपनों को हमारे शरीर में एहसास करवाता है और उसके परिणाम स्वरूप कोई प्रतिक्रिया करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। अब हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र या सूचना प्रसारण तंत्र के प्रकार। तंत्रिका तंत्र या सूचना प्रसारण तंत्र के प्रकार, तो जहां तक हम लोग पढ़ते हैं या जानते हैं, जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र या सूचना प्रसारण तंत्र के प्रकार, यदि हम मुख्य रूप से देखें, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है या सूचना प्रसारण तंत्र है, इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पहला पार्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे हम CNS कहते हैं, जिसे हम CNS कहते हैं। इसका होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा जो हमारा पार्ट है परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, इसे हम PNS कहते हैं, PNS। PNS का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो हमारा जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट को हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, इसको ANS कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ANS कहते हैं, इसको PNS कहते हैं, इसको CNS कहते हैं। तो हम यहाँ पर देख लिए, हमारा जो तंत्रिका तंत्र था 3 भागों में बटा हुआ था। नंबर 1 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नंबर 2 परिधीय तंत्रिका तंत्र, नंबर 3 स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले जो हम बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या इसी को हम CNS कहते हैं, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, ये क्या होता है, बात आ गई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तंत्रिका तंत्र का वह भाग, हम परिभाषा देख लेते हैं, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका पर नियंत्रण रखता है। नियंत्रण रखता है, CNS कहलाता है, CNS कहलाता है। या हम कह सकते हैं यह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अक्ष पर स्थित भाग होता है, या हम इसको कह सकते हैं यह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण एक अक्ष पर स्थित भाग होता है। अब हम बात करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS के बारे में। CNS, अब जो CNS होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 मस्तिष्क, जिसे हम ब्रेन कहते हैं। दूसरा होता है मेरुरज्ज।
नंबर 1 मस्तिष्क, नंबर 2 मेरुरज्जु, इसको ब्रेन कहते हैं और मेरुरज्जु को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अब हमारे पास दो चीज़ें उठ के आ गई CNS में, नंबर 1 मस्तिष्क आ गया, नंबर 2 मेरुरज्जु आ गया। हम दोनों के बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले पहला पार्ट देखेंगे मस्तिष्क। जो हमारा मस्तिष्क है ये हमारा पहला पार्ट है। और आप लोग जानते हो कि मस्तिष्क से या ब्रेन से साइंस में निरंतर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मस्तिष्क क्या होता है? मस्तिष्क पूरे शरीर में या स्वयं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष कहलाता है। मस्तिष्क पूरे शरीर का या स्वयं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष कहलाता है। क्वेश्चन बन जाता है कि पूरे शरीर का नियंत्रण कौन कर रहा है या तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कौन कर रहा है? तो कौन कर रहा है? मस्तिष्क कर रहा है। अब हम लोग मस्तिष्क के बाद बात करते हैं तो यहाँ पर मस्तिष्क से और क्वेश्चन बन के आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है मानव शरीर का CPU किसे कहा जाता है? सभी लोग जानते हैं कि मानव शरीर का CPU किसे कहा जाता है? जो CPU कहा जाता है किसको कहा जाता है? मस्तिष्क को कहा जाता है या ब्रेन को कहा जाता है। ये लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। मानव शरीर का CPU किस पार्ट को कहते हैं? तो मस्तिष्क को कहा जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार कितना है? तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका जो औसत भार लगभग होता है वो 1400 ग्राम होता है। लगभग 1400 ग्राम होता है। अब हम आगे बात करेंगे मस्तिष्क के बारे में। अब मस्तिष्क को देखा गया है कि ये क्या होता है? एक खोल से ढका हुआ होता है। जो अगला क्वेश्चन यहाँ से मस्तिष्क से क्या बन जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो अस्थियों के खोल से ढका हुआ होता है, उस खोल को क्या कहा जाता है? या हम कह सकते हैं जो मस्तिष्क है अस्थियों के एक खोल से बंद रहता है, उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन बनता है मस्तिष्क जो अस्थियों से बंद रहता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको क्रेनियम कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्रेनियम कहा जाता है। अब यहां पर देख रहे हैं मस्तिष्क से कई सारे क्वेश्चन मिल गए। तो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? मस्तिष्क को कहते हैं। अगला क्वेश्चन मिल गया CPU किसे कहा जाता है? मस्तिष्क को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हमको मिला स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। और जो अगला क्वेश्चन हमको मिला कि जो मस्तिष्क जिन हड्डियों के द्वारा या अस्थियों के द्वारा बंद रहता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्रेनियम कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे मस्तिष्क के प्रकार। मस्तिष्क को भी विभिन्न भागों में बांटा गया है। यहां पर हम आगे देखते हैं मस्तिष्क के प्रकार। तो हम देख रहे हैं कि मस्तिष्क को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मस्तिष्क के प्रकार तो मस्तिष्क को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं अग्र मस्तिष्क, दूसरा जो हमारा पार्ट होता है मध्य मस्तिष्क,
और जो हमारा तीसरा पार्ट है वह है पश्च मस्तिष्क। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अग्र मस्तिष्क, तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब हम सबसे पहले बात करेंगे अग्र मस्तिष्क के बारे में। तो यहाँ अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1 सेरिब्रम, नंबर 1 सेरिब्रम, नंबर 2 डाइएनसेफेलान, नंबर 2 डाइएनसेफेलान। अब यहाँ पर आपसे साधारण सा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सेरिब्रम, नंबर 2 डाइएसेफेलान। सबको पता है कि जो अग्र सेरिब्रम होता है ये मस्तिष्क का अगला पार्ट होता है और जो डाइएसेफेलान होता है ये इसके बाद का पार्ट होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं डाइएनसेफेलान जो है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 थैलेमस, नंबर 2 हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। दोस्तों यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है मस्तिष्क के भाग कौन कौन से हुए, 3 हुए। उसके बाद हम अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं तो अग्र मस्तिष्क के कितने पार्ट हुए, 2 पार्ट हुए। नंबर 1 सेरिब्रम हुआ, नंबर 2 डाइएनसेफेलान हुआ। जो डाइएनसेफेलान है इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। नंबर 1 थैलेमस, नंबर 2 हाइपोथैलेमस। जो हमारा सेरिब्रम है, सेरिब्रम को ही हम प्रामस्तिष्क भी कहते हैं। सेरिब्रम को हम क्या कहते हैं, प्रामस्तिष्क कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रामस्तिष्क या सेरिब्रम के बारे में। यहां पर हम देखेंगे प्रामस्तिष्क या सेरिब्रम। जब भी हम पढ़ते हैं तो देखते हैं प्रामस्तिष्क जो होता है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। क्वेश्चन आता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो प्रामस्तिष्क। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, यह कहा जाता है जिस व्यक्ति का प्रामस्तिष्क जितना बड़ा होगा वह व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का प्रामस्तिष्क बड़ा है तो वह व्यक्ति कैसा होगा। ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, बुद्धिमान होगा, दूसरा है साधारण बुद्धि का होगा, तीसरा है मंद बुद्धि का होगा, चौथा ऑप्शन है यह सभी प्रकार का होगा, प्रकार की बुद्धि वाला होगा। तो हमने पहले भी कहा कि जिस व्यक्ति का प्रामस्तिष्क या खांचे जितने अधिक होते हैं या जिसका मस्तिष्क जितना बड़ा होता है वह व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान होगा। हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, वह व्यक्ति उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है। आगे हम बात करते हैं, जो हमारा प्रामस्तिष्क है इसको भी विभिन्न भागों में बांटा गया है। जो हमारा प्रामस्तिष्क है इसको भी हम विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो इसके हम पार्ट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जो हमारा पहला पार्ट है वो फ्रंटल पाली है, फ्रंटल पाली ये हमारा पहला पार्ट है। और दूसरी जो है पैराइटल पाली है, पैराइटल पाली। और जो हमारा तीसरा पार्ट आता है टेम्पोरल पाली है। पहला है फ्रंटल पाली, दूसरा पैराइटल पाली और तीसरा टेम्पोरल पाली है। और जो अगला है चौथा है
ऑक्सीफिल पाली होता है। ये 4 प्रमस्तिष्क के पार्ट होते हैं, या हम कह सकते हैं ये जो हमारी खांचे एवं दरारें बनी होती हैं जिनसे हमारे प्रमस्तिष्क का निर्माण होता है, ये 4 प्रकार के पार्टों से मिलकर के बना होता है। अब हम बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति अधिक बुद्धिमान है, क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि कोई व्यक्ति अधिक बुद्धिमान है और उसकी याददाश्त अधिक है, उस व्यक्ति को चिंतन करने की क्षमता अधिक है, या तार्किक शक्ति अधिक है, या वाणी का केंद्र अधिक है, तो मस्तिष्क के किस पार्ट से पूछा होता है? तो हमारा आंसर होगा प्रमस्तिष्क में पाया जाता है, यह सेरिब्रम में पाया जाता है। आपसे साधारण सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि किसी व्यक्ति का चिंतन मस्तिष्क के किस पार्ट से किया जाता है? यदि हम चिंतन करते हैं या मनन करते हैं तो वह शरीर के किस पार्ट से करते हैं, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा जो मुख्य पार्ट्स है कि जो हम पढ़ रहे हैं सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, तो प्रमस्तिष्क के बारे में हम देख लेते हैं कैसे इसकी संरचना है, कौन कौन से पार्ट उपस्थित हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन से इसमें पार्ट्स हमारे। दोस्तों, इस फिगर के माध्यम से हम मस्तिष्क को समझने की कोशिश करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि इस छोटे से फिगर से हमारे कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ये फिगर यदि इतना ही आपके समझ में आया तो मस्तिष्क का, ये मान के चलिएगा आपने 50% क्वेश्चन इसी फिगर के माध्यम से समझ लिया। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा जो मस्तिष्क था, मैंने जितना भी सारा मस्तिष्क के बारे में बोला सब पूरा इसी फिगर में समाहित है। हम देख रहे हैं कि हमारा प्रमस्तिष्क था, थैलेमस की बात की, हाइपोथैलेमस की बात की, या अन्य कुछ पार्ट हमको दिखाई पड़ रहे हैं। मेरुरज्जु दिखाई पड़ रहा है, मेडुला ऑब्लिगेटा दिखाई पड़ रहा है, पीयूष ग्रंथि आप लोग जानते हो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारा जो पहला पार्ट था प्रमस्तिष्क, तो हमने सबसे पहले ही कहा था कि ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा भाग होता है, और ये मस्तिष्क के 2/3 भाग का निर्माण करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है। जो प्रमस्तिष्क होता है ये मस्तिष्क के 2/3 भाग का निर्माण करता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारी खांचे बनी हुई, जो हमारी दरारें बनी थी, हमने 4 भाग बताए थे आपको, फ्रंटल पाली, पैराइटल पाली और टेम्पोरल पाली और ऑक्सीपिटल पाली थी, जो हमारे ये 4 प्रकार की खांचे या दरारों में विभाजित हुई थी। हमने कहा था कि ये दरारें या खांचे जितनी बड़ी होंगी या जितना बड़ा होगा उस व्यक्ति का मस्तिष्क जितना बड़ा हो जाता है, प्रमस्तिष्क, वो व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान हो जाता है। हम उसके बाद हमने बात की थी कि जो इसके 2 पार्ट थे, नंबर 1 सेरिब्रम को ही हमने प्रमस्तिष्क के रूप में लिया था। उसके बाद हमने जब चर्चा की थी तो थैलेमस के बारे में बात की थी। जो थैलेमस है यह मस्तिष्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। थैलेमस से हमें दर्द का अनुभव होता है, ठंडा का अनुभव होता है और गर्म का अनुभव होता है। तो इससे क्या होता है? दर्द का एहसास होता है, दर्द, ठंडा और गर्म का अनुभव होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मस्तिष्क के किस भाग में ठंडा, गर्म और दर्द का अनुभव करते हैं? तो आपको बताना है कि सीधे सीधे मस्तिष्क के किस भाग में ठंडा और गर्म का अनुभव करते हैं, तो कौन सा पार्ट होगा? थैलेमस होगा। यह क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से थैलेमस से हम किसका अनुभव करते हैं? तो ऑप्शन में ये ठंडा है, गर्म है या दर्द है, 3 में से कोई भी एक शब्द लिखा हुआ है तो हम सीधे सीधे टिक कर देंगे कि थैलेमस से हम ठंडे का अनुभव करते हैं, गर्म का अनुभव करते हैं या दर्द का अनुभव करते हैं। आगे जो हम बात करते हैं, जो हम बात की यहाँ पर थैलेमस के बाद हमारे पास जो दूसरा पार्ट आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस को हम ताप नियंत्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप नियंत्रक कहते हैं। जो हाइपोथैलेमस होता है ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रण करने का कार्य करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा
शरीर के किस भाग को हम पसीने का केंद्र कहा जाता है या भावना का केंद्र कहा जाता है? तो पसीना या भावना का केंद्र किसे हम कहेंगे? हाइपोथैलेमस को कहेंगे। किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। हमारी जो पीयूष ग्रंथि है इसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये हमारे शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है या प्रेरित करने का कार्य यही भी ग्रंथि कहती है। इसलिए यह बहुत ही छोटी मटर के दाने के समान होती है और कहा जाता है यह मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन पूछा जाता है शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, जो शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि है, मास्टर ग्लैंड है या पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसके 3 नाम है, तीनों नाम से कोई भी नाम पूछा जाए तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, एक ही को तीनों नाम से जानते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं एक और हमारा नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है मेडुला ऑब्लिगेटा। अब ये मेडुला ऑब्लिगेटा क्या है? ये पश्च मस्तिष्क का पार्ट है। किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का भाग है। जो मेडुला ऑब्लिगेटा होता है इससे उगलने और निगलने का कार्य स्वयं मेडुला ऑब्लिगेटा करता है। जब हम कोई चीज़ को अंदर करते हैं, निगलते हैं या उगलते हैं तो उसमें कौन सा अंग सहायक होता है? मेडुला ऑब्लिगेटा सहायक होता है। दूसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं एक और संरचना हमको दिखाई पड़ रही है। ये संरचना कौन सी है? तो इसे हम अनुमस्तिष्क कहते हैं। अनुमस्तिष्क को हम सेरेबेलम के नाम से भी जानते हैं। हम यहाँ पर देखें सेरेबेलम और सेरिब्रम दोनों अलग अलग हैं। सेरिब्रम अलग है और सेरेबेलम अलग है। जो सेरेबेलम है इसको हम अनुमस्तिष्क कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है मस्तिष्क के किस भाग को हम आर्मी कमांडर की संज्ञा दी गई है या आर्मी कमांडर कहते हैं? तो जो हमारा सेरिब्रम है इसको हम आर्मी कमांडर के नाम से जानते हैं। आर्मी कमांडर क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार एक कमांडर का तात्पर्य होता है अपनी सेना के टुकड़ी को क्या करना? नियंत्रित करना। ठीक उसी प्रकार जो हमारा अनुमस्तिष्क होता है वो हमारी बॉडी को नियंत्रित करने का कार्य करती है। और क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है यदि कोई व्यक्ति शराब का अधिक सेवन करता है तो मस्तिष्क का कौन सा पार्ट विकृत हो जाता है या खराब हो जाता है? तो जब व्यक्ति कोई शराब का अधिक सेवन कर लेता है तो वो कौन सा पार्ट खराब हो जाता है? हमारा अनुमस्तिष्क खराब हो जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी व्यक्ति अधिक मात्रा में शराब पी लेता है और वो अपनी बॉडी का नियंत्रण खो देता है। वो या तो वो कहीं गिर पड़ता है या इधर उधर टहलते हुए घर पहुंचता है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हम अधिक शराब का सेवन कर लेते हैं तो हमारा जो अनुमस्तिष्क है सेरेबेलम है ये अपना कार्य करना बंद कर देता है। जब ये कार्य करना बंद कर देता है तो हमारे जो बॉडी को क्या कर रहा था? नियंत्रित कर रहा था। नियंत्रित करने वाला अंग निष्क्रिय हो गया, इसलिए हमारा शरीर नियंत्रण में नहीं रहता है। इसके बाद अब हम देखेंगे एक और हमारी संरचना दिखाई पड़ रही है बीच में, इसे हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं। मध्य मस्तिष्क कहते हैं। जो हमारा मध्य मस्तिष्क है इसके बारे में हम देख रहे हैं, इसमें भी 4 प्रकार की खांचे दिखाई पड़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे इसे बात कर रहे हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 प्रकार की खांचे हैं। तो इसके जो आगे के 2 पार्ट होते हैं, आगे की 2 खांचे, आगे के 2 खांचे देखने का कार्य करते हैं। आगे के 2 खांचे देखने का कार्य करते हैं और जो पीछे के 2 खांचे होते हैं ये सुनने का कार्य करते हैं। सुनने का कार्य करते हैं। यह साधारण क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए
मस्तिष्क के किस पार्ट से हम सुनते हैं, अग्रभाग से, मध्य भाग से, पश्चिम भाग से, या इनमें से किसी भी भाग से हम नहीं सुनते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करें तो हमारा जो मध्य मस्तिष्क होता है, जो सुनने का कार्य किया जाता है, वो मध्य मस्तिष्क के किया जाता है, जिसकी जो आगे के 2 पार्ट होते हैं वो देखने का कार्य करते हैं, और जो पीछे के 2 पार्ट होते हैं या 2 खाने होते हैं वो सुनने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मस्तिष्क से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं, जो क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पर ये 4 प्रकार की पालियाँ बनी हुई थी। इन पालियों का क्या कार्य था, इन पालियों का जब हम कार्य देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं फ्रंटल पाली। जो हमारी फ्रंटल पाली है इसका कार्य क्या होता है। जो फ्रंटल पाली होती है ये हमारी ऐच्छिक पेशी को नियंत्रित करती है, ऐच्छिक पेशी को नियंत्रित करने का कार्य करती है। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट ऐच्छिक पेशी को नियंत्रित करने का कार्य करता है, तो हमारी क्या है, फ्रंटल पाली है। अब दूसरी है पैराइटल पाली। पैराइटल पाली का कार्य क्या होता है, जो पैराइटल पाली होती है यह हमारे शरीर की संवेदन क्रियाओं को संपन्न कराती है। यह क्या करती है, जो हमारी संवेदन क्रियाएं हैं, संवेदन क्रियाएं संपन्न कराने का कार्य करती है। अगला हम पार्ट देखते हैं जो हमारा टेम्पोरल पाली होती है। ये किस में सहायक होती है, ये श्रवण में सहायक होती है। ये जो टेम्पोरल पाली होती है यह सुनने में सहायक होती है, सुनने में सहायक होती है। हम आगे देखते हैं ऑक्सीपिटल पाली। जो हमारी ऑक्सीपिटल पाली है यह दृश्य संवेदनाओं को, ऑक्सीपिटल दृश्य संवेदनाओं में सहायक होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी जो फ्रंटल पाली है ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करने का कार्य कर रही है, पैराइटल पाली है संवेदन क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य कर रही है, टेम्पोरल पाली जो है वो सुनने में सहायक है, और जो हमारी ऑक्सीपिटल पाली है ये दृश्य संवेदनाओं में सहायक है। अब हम थोड़ा और बात कर लेते हैं, अभी प्रमस्तिष्क के बारे में देख लेते हैं। हमारा जो प्रमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है। तो हम देखेंगे कि हमारा प्रमस्तिष्क 2 भाग कौन कौन से पार्ट हैं। प्रमस्तिष्क इसके जो 2 पार्ट हैं, नंबर 1 हमारा बायां मस्तिष्क, नंबर 2 दायां मस्तिष्क। नंबर 1 बायां मस्तिष्क, नंबर 2 दायां मस्तिष्क। नंबर 1 क्या होता है, लेफ्ट ब्रेन, नंबर 2 राइट ब्रेन। हम यदि कोई व्यक्ति हमसे बातचीत कर रहा है या चर्चा कर रहा है तो हम उसकी बातचीत से ये पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति का कौन सा मस्तिष्क उस वक्त कार्य कर रहा है। तो हम देखेंगे कि हम पहले देख लेते हैं बायां मस्तिष्क। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति बाएं मस्तिष्क से कार्य कर रहा है या दाएं मस्तिष्क, या हमसे बातचीत करने में उस व्यक्ति ने अपने किस मस्तिष्क का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं बायां मस्तिष्क। यदि कोई व्यक्ति बाएं मस्तिष्क का प्रयोग कर रहा है तो कैसे हम पहचान लेंगे। नंबर 1 इसका जो सबसे पहले पहचानने का तरीका होता है सीधे शब्दों का प्रयोग। सीधे शब्दों का प्रयोग। यदि कोई व्यक्ति अपने बातचीत करने के दौरान सीधे वाणी में बात कर रहा है, डायरेक्ट शब्द बोल रहा है, उसने कहा कि हमने जो अपनी बात कहनी थी कह दी, आगे क्या सब तुम जानो। तो यदि कोई व्यक्ति डायरेक्ट कह रहा है तो वह व्यक्ति किस मस्तिष्क से बात कर रहा है, अपने बाएं मस्तिष्क से बात कर रहा है, क्योंकि उस समय उस व्यक्ति का बायां मस्तिष्क कार्य कर रहा है। दूसरी चीज, गणनाओं में तीव्रता। यदि कोई व्यक्ति गणनाओं में तीव्रता, यदि किसी व्यक्ति का कैलकुलेशन बहुत तेज है और बहुत तेजी से वो कैलकुलेशन करता है या गणना करता है, तब भी उस व्यक्ति का कौन सा मस्तिष्क कार्य करता है, बायां मस्तिष्क कार्य कर रहा है। अगला
संगीत प्रशंसा। नंबर 3, संगीत प्रशंसा। यदि कोई व्यक्ति संगीत की प्रशंसा कर रहा है और हम जाते हैं किसी संगीत को सुनते हैं और सुन के हम समझ नहीं पाए कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसका अर्थ क्या है, लेकिन उसकी ध्वनि सुनकर हम उसके संगीत की प्रशंसा करने लगते हैं। जब हम संगीत की प्रशंसा करते हैं क्योंकि हमको उसका कोई मनन नहीं कर पाए कि वो व्यक्ति क्या गाया या उसने अपने गीत के माध्यम से कौन सी बात कही, उसके बारे में हम नहीं जान पाते हैं और सीधे डायरेक्ट उसकी हम प्रशंसा करने लगते हैं, कहते हैं वाह वाह बहुत अच्छा गाया। जब वाह वाह की बात आ जाती है तो वहाँ पर भी हमारा बायां मस्तिष्क कार्य करता है। अगला जो पहचानने का तरीका है औसत। यदि कोई व्यक्ति सीधा खड़े है और व्यक्ति को देखकर बता देता है कि आप 20 साल के हो या 25 साल के हो, क्योंकि उसके बताने में कोई भी ये कंफर्म नहीं है कि वो व्यक्ति 21 का है कि 19 का है। यदि व्यक्ति ने बताया कि आप 20 साल के लगभग हो, यदि वो औसत लगभग की बात करे, औसत की बात करे, तब भी उस व्यक्ति का बायां मस्तिष्क कार्य करता है। यदि इस प्रकार के शब्दों का यदि प्रयोग कर रहा है, इन सारी चीज़ों को अपने प्रयोग में ला रहा है, तो हम जान सकते हैं वो व्यक्ति किस माध्यम से, किस मस्तिष्क का प्रयोग कर रहा है, बाएं मस्तिष्क का प्रयोग कर रहा है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि जब हम संगीत सुनते हैं और संगीत सुनने के दौरान उस संगीत की प्रशंसा करते हैं तो मस्तिष्क का कौन सा पार्ट कार्य करता है। क्वेश्चन आ जाता है दायां मस्तिष्क कार्य करता है, बायां मस्तिष्क कार्य करता है, हाइपोथैलेमस कार्य करता है या थैलेमस कार्य करता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा मस्तिष्क कार्य करेगा, बायां मस्तिष्क कार्य करता है। अब हम बात कर लें दाएं मस्तिष्क के बारे में। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति दाएं मस्तिष्क का प्रयोग कर रहा है। तो हम इसको देखने के लिए यदि कोई व्यक्ति दाएं मस्तिष्क का प्रयोग कब करता है, आकर्षक शब्दों का प्रयोग, आकर्षक शब्दों का प्रयोग। यदि कोई व्यक्ति किसी से बातचीत कर रहा है और बातचीत करने के दौरान आकर्षक शब्दों का प्रयोग कर रहा है, उस व्यक्ति को अपने शब्दों के माध्यम से फंसा रहा है या उलझा रहा है, उस व्यक्ति को अपनी ओर मोहित कर रहा है, तो इसका मतलब है वो किस मस्तिष्क से बात कर रहा है, दाएं मस्तिष्क से बात कर रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे शब्दों का चयन कर रहा है कि वो व्यक्ति हमारे प्रभाव में आ जाए। दूसरा, तर्क शक्ति। यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ तर्क करता है, तर्क जब करेगा जब उसको ज्ञान होगा, तर्क करने के दौरान ये तर्क करता है, तब भी उस व्यक्ति का कौन सा मस्तिष्क कार्य करता है, दायां मस्तिष्क कार्य कर रहा है। नंबर 3, गहन चिंतन। यदि कोई व्यक्ति किसी बात को कहता है और उस पर विचार करता है, विचार करने के बाद उस कार्य को संपन्न कराता है या करता है, तब भी व्यक्ति का दायां मस्तिष्क कार्य करता है। और जो अगला पार्ट है पहचानने का जो तरीका है, किसी एक विषय में विशेष महारत। किसी एक विषय या क्षेत्र में विशेष महारत। यदि कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र का विशेष ज्ञाता है या उसको एक विशेष उपलब्धि प्राप्त है, तब भी उस व्यक्ति का दायां मस्तिष्क कार्य करता है। इस प्रकार हमने देखा कि आज प्रमस्तिष्क के बारे में पढ़ा, प्रमस्तिष्क के बारे में जो भी पार्ट आए उनके बारे में अध्ययन किया और देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन अधिक से एग्जाम में पूछे गए, उनके बारे में देखा। आज के लिए इस पार्ट में हम यहीं तक चर्चा करते हैं। मस्तिष्क के आगे पार्ट हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।